दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पिता अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। हालांकि वो लड़का भी जो पढ़ने में कोई कम तेज नहीं होता है। दरअसल उस लड़के को जो बचपन से ही वकील बनने का शौक़ होता है, इसीलिए काफ़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई भी करता है। और जैसे ही उसकी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, वकील भी बन जाता है और उसे वकालत की डिग्री भी मिल जाती है। पर जैसे ही उसे वकालत की डिग्री मिल जाती है, उसके बाद से संविधान का पावर दिखा करके इस प्रकार से गलत काम करने लगता है कि जिस वजह से वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। हालांकि उसे अपने नॉलेज पे इतना काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि उसे पूरा यकीन होता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरानी परेशान नहीं होता है, बल्कि सोचने और समझने पे भी मजबूर हो जाता है कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान प्रदेश के पाली ज़िले से। पाली ज़िले का एक गांव आता है अटपड़ा, जो सजोत सिटी थाने के अंतर्गत पड़ता है। बात कर रहा हूं मैं 19 जून 2024 की सुबह। दरअसल इसी अटपड़ा गांव के बाहर सड़क किनारे एक महिला की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, जिसके शरीर पे 3 गोलियां मारी गई थी। हालांकि उस महिला के कपड़े और मांग में सिंदूर को देख करके पुलिस इतना तो यकीन कर जाती है कि वो महिला शादीशुदा है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे ना तो कोई सबूत मिलता है और ना ही उस महिला के पास से कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए उसका एक फ़ोटो खींच करके एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। पर बावजूद इसके उस महिला के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम चलता है। इसीलिए अगले दिन 20 जून 2024 को पुलिस उस महिला का फ़ोटो लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। पर फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, देखते ही देखते ये फ़ोटो वायरल हो जाता है। और जब ये फ़ोटो इधर उत्तराखंड के बिजनौर जिला के अंतर्गत उदयपुर थाने में पहुंचता है, उदयपुर थाने की पुलिस उस फ़ोटो को देखकर पहचान जाती है। दरअसल मरने वाली महिला का नाम है वर्षा, जिसके पिता का नाम है यशपाल। यशपाल जो उदयपुर थाने के बगल के ही गाँव के रहने वाले हैं, एक दिन पहले ही अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा करके गए थे। उदयपुर थाने के पुलिस जब उस फोटो को देखती है, सबसे पहले इस बात की जानकारी वर्षा के पिता यशपाल को देती है और उन्हें थाने में बुलाती है। यशपाल जब थाने में जाते हैं, पुलिस जब उस फोटो को दिखाती है तो देखने के बाद यशपाल भी पहचान जाते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही दामाद ने किया है। वर्षा के पति का नाम है विशाल चौहान, जो उदयपुर के ही जसपुर गांव का रहने वाला है। यशपाल जब अपने दामाद का नाम लेते हैं, उसके बाद से पुलिस विशाल के घर पे जाती है और विशाल को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। हालांकि पुलिस जब विशाल से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है और इधर विशाल को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, ये सुन करके विशाल भी चीख चीख करके रोने लगता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, भला मैं अपनी ही पत्नी की हत्या कैसे कर सकता हूँ। पुलिस विशाल से कई तरह का सवाल करती है, लेकिन विशाल भी अपने जिद से पीछे ही नहीं हटता है। इसीलिए पुलिस अब फिर से वर्षा के पिता यशपाल को थाने में बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार आपको अपने दामाद के ऊपर ही क्यों शक है। इस पे यशपाल पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि साहब, मेरा दामाद 13 जून को मेरे घर पे आया था और फिर मेरी बेटी को अपने साथ लेकर घुमाने के बहाने से ले गया था। हालांकि 17 जून को जब मेरी छोटी बेटी रीना अपनी बहन वर्षा के नंबर पे फ़ोन की थी, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इसीलिए रीना जब अपने जीजा विशाल के नंबर पे फ़ोन की और जब अपने बहन के बारे में पूछी तो विशाल बता रहा था कि दरअसल वर्षा कहीं गायब हो चुकी है। इसीलिए मुझे शक है कि हो सकता है कि मेरी बेटी की हत्या मेरे दामाद ने ही किया हो। यशपाल जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस फिर से विशाल से पूछताछ करती है कि जब तुम अपने ससुराल गए थे 13 जून को अपनी पत्नी को लेकर जब वहाँ से निकले थे, कहाँ लेकर के गए थे और आखिरकार तुम्हारी पत्नी गायब कहाँ से हुई थी। हालांकि पुलिस जब विशाल से इस तरह का सवाल करना शुरू करती है,
आखिरकार विशाल भी पुलिस वालों को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं विशाल के ऊपर ही शक चला जाता है। इसलिए पुलिस अब विशाल से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, इधर विशाल भी पुलिस वालों को धमकी देने लगता है कि मैं आप लोगों की सख्ती से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी वकालत कर रखा है। अगर आप लोग मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं उल्टा आप लोग के ऊपर केस कर दूंगा। वकील होने का जब दावा करता है, पुलिस भी उसे छोड़ देती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल में लग जाती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले विशाल के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे विशाल पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सुमन नाम के लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुमन, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो उदयपुर के ही मड़वा खेड़ा गांव की रहने वाली है। पुलिस को जब इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस फिर से विशाल को थाने में बुलाती है और अब विशाल से सवाल करती है कि तुम्हारा सुमन के साथ में क्या रिश्ता है। पुलिस जैसे ही सुमन का नाम लेती है, ये सुन करके विशाल भी एकदम से डर जाता है। दरअसल विशाल को अब ये डर सताने लगता है कि पुलिस कहीं सारा राज ना खोल दे। इसीलिए अब विशाल मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुमन मेरी प्रेमिका है। रही बात मेरी पत्नी की, तो मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। आखिरकार विशाल मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन विशाल जब अपनी ही पत्नी की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 7 साल पहले। विशाल के पिता संजय चौहान, जो बड़ी मुश्किल से अपने बेटी की पढ़ाई कराते हैं। विशाल, जो बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज होता है और उसे वकील बनने का शौक़ होता है। आखिरकार विशाल अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद लगभग 7 साल पहले वकील भी बन जाता है। विशाल जब वकील बन जाता है, उसके बाद से विशाल के पिता संजय चौहान अपने बेटी की शादी वर्षा से करा देते हैं। वर्षा के पिता का नाम है यशपाल, जिनके टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी है वर्षा, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। विशाल वर्षा से शादी कर अपने घर तो लेकर के आता है, पर जैसा उसने अपने शादी में दान दहेज को लेकर के सोचा था, वैसा उसके ससुराल से नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर के विशाल अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करने लगता है। हालांकि विशाल जब दहेज को लेकर अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करता है तो उल्टा इधर वर्षा भी अपने पति को जवाब दे देती है। दरअसल वर्षा अपने पति से कहती है कि मेरी किस्मत ही खराब थी। शादी से पहले मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से तय किया था जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में था और ठीक ठाक पैसा भी कमाता था। लेकिन न जाने क्या मेरे माँ बाप को तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा दिखा कि उन्होंने तुम्हारे जैसे इंसान से मेरी शादी करवा दिया। हालांकि वर्षा जब इस तरह की बातें कहती है, सुन करके विशाल और काफ़ी गुस्से में आ जाता है और शादी के बाद से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार ना हो। हालांकि झगड़े तकरार करते हुए लगभग 2 साल का समय गुजरता है और आखिरकार 2 साल के बाद वर्षा एक बेटी की माँ भी बन जाती है। लेकिन बच्ची के इस दुनिया में आने के बाद भी पति पत्नी के रिश्तों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल बच्ची को इस दुनिया के आने के बावजूद भी विशाल अपनी पत्नी से आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार करते रहता है और इन झगड़ों तकरार से विशाल अपनी पत्नी से इस प्रकार से दूर हो जाता है कि उसके बाद से विशाल का कई सारी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध ही नहीं बनता है, बल्कि सुमन नाम की लड़की के साथ में उसका प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। दरअसल विशाल का सुमन से प्रेम प्रसंग तब शुरू होता है जब उसके भाई मोहित के साथ में विशाल की दोस्ती हो जाती है। दरअसल मोहित विशाल की गाड़ी चलाता था, इस वजह से विशाल मोहित को कई तरह की मदद भी करता था। लेकिन एक दिन विशाल जब मोहित के घर पे जाता है और जब उसकी बहन सुमन को देखता है तो सुमन की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद से जब भी विशाल के घर पे जाता है और जब अपनी पत्नी से झगड़े तकरार होता है, वो सारी बातें सुमन के साथ में शेयर करता है। सुमन भी जब विशाल की सारी परेशानियों को सुनने लगती है, आखिरकार वो भी इमोशन में आ जाती है और ना चाहते हुए विशाल को अपना दिल दे बैठती है, जिसकी वजह से विशाल और सुमन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और इस बात की जानकारी सुमन के भाई मोहित के साथ साथ आसपास के लोगों को भी मालूम चल जाता है।
हालांकि मोहित को जब मालूम चलता है, मोहित चाह करके भी विशाल को रोक नहीं पाता है, क्योंकि मोहित विशाल के कई सारे एहसानों तले दबा हुआ था। इधर विशाल का जब सुमन के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से सुमन से मुलाकात करने के लिए जब उसके घर पे जाता है, उससे मुलाकात ही नहीं करता है, बल्कि 2-4 दिन तक उसके घर पे ही ठहर जाता है। जब इधर विशाल का सुमन के साथ में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी विशाल की पत्नी वर्षा को मालूम चल जाता है। और वर्षा को जब ये मालूम चलता है कि उसका पति का एक कुंवारी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, इस वजह से वर्षा इतनी काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि आखिरकार एक दिन गुस्से में आकर अपनी बच्ची को लेकर मायके के लिए चली जाती है। और जब मायके में जाती है तो अपने पति से फ़ोन पर भी बातचीत नहीं करती है। इधर विशाल भी अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन घर पे जब आता है अपनी पत्नी को नहीं देखता है, तन्हाई उससे बर्दाश्त नहीं होती है। जब भी विशाल को तन्हाई महसूस होता है, सुमन के पास चला जाता है और अपना वक्त गुजारने लगता है। धीरे धीरे लगभग 1.5 महीने का समय गुजरता है, तब जाकर के विशाल को लगता है कि मैं इस तरह की ज़िंदगी कैसे व्यतीत कर सकता हूँ। दरअसल घटना से लगभग 1 सप्ताह पहले विशाल जब सुमन से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, तो वहाँ पे मोहित भी मौजूद होता है। विशाल मोहित से कहता है कि मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। शादी करने के लिए जब कहता है, ये सुन करके मोहित भी एकदम से चौंक जाता है और विशाल को जवाब देते हुए कहता है कि ये कैसे संभव है, तुम शादीशुदा ही नहीं हो, बल्कि तुम्हारी एक बेटी भी है। वर्षा का जब नाम लेता है, इस पर विशाल उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैंने इरादा कर लिया है कि मैं वर्षा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा, लेकिन इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अपनी ही पत्नी को जब इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, मोहित इसके लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल मोहित विशाल से कहता है कि अगर हमने इस तरह का कोई भी काम किया, हम पकड़े जाएंगे और हमें जेल जाना पड़ेगा। इस पे विशाल उसे समझाते हुए कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं वकील हूँ। इस केस को कोर्ट में मैं इस तरीके से नचाऊंगा कि उसे देखने के बाद तुम भी एकदम से दंग रह जाओगे। दरअसल विशाल जब अपने नॉलेज को लेकर के अपना पूरा कॉन्फिडेंस जब मोहित के साथ में शेयर करता है, आखिरकार मोहित विशाल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से मोहित और विशाल दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 13 जून 2024 को सुबह सुबह विशाल अपने ससुराल अपनी पत्नी वर्षा से मिलने के लिए चला जाता है। 13 जून 2024 को सुबह सुबह जब अपने ससुराल में पहुंचता है, इधर वर्षा जब दरवाजे पे अपने पति को देखती है, तो न जाने वर्षा को भी क्या हो जाता है कि वर्षा अपने पति को देखने के बाद एकदम से खुश हो जाती है। विशाल इसी का फ़ायदा उठा लेता है। दरअसल विशाल अपनी पत्नी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि दरअसल 18 जून को हमारे शादी का सालगिरह है, क्यों ना हम राजस्थान प्रदेश के खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए चलते हैं और फिर एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। विशाल जब अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, ये सुन करके वर्षा को भी लगता है कि शायद उसका पति सब कुछ भूल चुका है, क्योंकि विशाल अपनी पत्नी से यह भी कहता है कि सुमन की अब शादी होने वाली है और मोहित भी तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने सारे पुराने गिले शिकवे को भूल जाते हैं और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। जब सुमन की शादी होने की बात कहता है, तो वर्षा को भी पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका पति सही रास्ते पे आ चुका है। इसीलिए वर्षा भी अब अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से विशाल मोहित के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि गाड़ी लेकर के मेरे ससुराल में आ जाओ। इधर मोहित जब 4 व्हीलर लेकर के विशाल के ससुराल के लिए रवाना होता है, तो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी ले लेता है, जिसका नाम है सोनू भूमियार। दरअसल वो गाड़ी सोनू ही चलाता है और मोहित सोनू को लेकर के सुबह के करीब 10 बजे के आसपास वर्षा के घर पे पहुंच जाता है। तब तक इधर वर्षा भी जो अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, अपनी बेटी को भी साथ ले जाने के लिए जब कहती है, तो विशाल अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि दरअसल हमारी शादी की सालगिरह 18 जून को है। पहले हम इधर उधर घूम करके आते हैं, अपना हनीमून मनाते हैं और 18 जून को जब खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने के बाद घर पे वापस आएंगे, उसके बाद से बेटी को अपने साथ लेकर घर पे चलेंगे। वर्षा भी अपने पति की बात मान लेती है और आखिरकार अपने पति विशाल के साथ ही मोहित के गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद से मोहित का दोस्त सोनू गाड़ी लेकर रवाना हो जाता है। सबसे पहले वहाँ से चल करके उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में जा कर के जहाँ तहाँ घूमते भी हैं
और होटलों में ठहरते हैं। घर से निकले हुए जब 4 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 4 दिनों बाद जब इधर 17 जून 2024 को वर्षा की छोटी बहन रीना जब अपने बहन के नंबर पर फ़ोन करती है तो वर्षा का नंबर स्विच ऑफ बताता है, क्योंकि विशाल अपने षड्यंत्र के तहत वर्षा का मोबाइल पहले ही स्विच ऑफ कर चुका था। इसीलिए रीना जब अपने जीजा के नंबर पर फ़ोन करती है, विशाल वहाँ से साइड हो जाता है और अपनी साली को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल वर्षा कहीं गायब हो चुकी है। विशाल ये जवाब तो दे देता है, लेकिन विशाल को अब ये भी डर सताने लगता है कि कहीं वर्षा के परिवार वाले उसे ढूंढने ना लगे। इसीलिए जब एक दिन का और समय गुजर जाता है, आखिरकार 18 जून 2024 को ये चारों राजस्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। और गाड़ी जब राजस्थान प्रदेश के पाली जिला के अंतर्गत अटपड़ा गांव के बाहर पहुंचती है, रात्रि का जब 10 बज जाता है, सुनसान जगह जब मिलता है तो गाड़ी के अंदर ही मोहित और विशाल दोनों मिलकर के वर्षा की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। वर्षा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और सड़क के किनारे फेंक देते हैं। उसके बाद से विशाल अपने पास से एक तमंचा निकालता है और उसी तमंचे से वर्षा के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है। पर जैसे ही 2 गोलियां चलाता है, उसके बाद से मोहित भी विशाल के हाथ से वो तमंचा ले लेता है और खुद मोहित भी एक गोली वर्षा के ऊपर चला देता है। चूँकि इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वर्षा की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को गड्ढा खोदकर उसमें दफना देंगे, लेकिन एक पर एक 3 गोलियां चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देता है, ये भी एकदम से डर जाते हैं और वर्षा की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर 19 जून 2024 को भी वर्षा के परिवार वाले जब उसके नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन जब नहीं लगता है, आखिरकार वर्षा के पिता यशपाल नज़दीकी थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वाकई में विशाल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस विशाल के ही तहरीर पे उसके दोस्त मोहित और मोहित के दोस्त सोनू, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है आलोक कुमार। आलोक कुमार जो लखीमपुरी खीरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं रमेश बघेल। रमेश बघेल जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जो कैमूर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं यूसुफ पठान। वैसे तो यूसुफ पठान जो खलीलाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात के राजकोट में रह करके अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को भी देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं हामिद राजा। हामिद राजा जो औरंगाबाद बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।